क्वेश्चन देखो कौन कौन से सन में आया हुआ है। 2013 में, 16 में और 18 में, सारे 18 में ही आए हुए हैं। क्वेश्चन क्या आएगा, जैव विकास किसे कहते हैं, जैव विकास के कोई 5 प्रमाण दीजिए। जैव विकास का मतलब क्या हो, जैव विकास मतलब इवोल्यूशन, जो तुम पढ़ रहे इसका मतलब हो क्या, ये मैंने तुम्हें पहले भी लिखवाई थी इवोल्यूशन की कल परिभाषा। एक लगातार चलने वाली धीमी प्रक्रिया। जैव विकास क्या है, एक लगातार चलने वाली एक धीमी प्रक्रिया है। विकास का मतलब पता क्या हो, विकास धीरे धीरे विकास होता है, ये नहीं कि एकदम से होता है विकास। एकदम से जो चीज़, अगर तुम्हारे अंदर एकदम से बदलाव आ रहा तो विकास होगा, वो बताओ क्या होगा अगर तुम्हारे अंदर एकदम से बदलाव आ गया। जैसे कि उसको स्पाइडरमैन को उसने काटा था, किसने, उसको स्पाइडर ने काटा था, ठीक है, तो उसमें एकदम से क्या आया था, एकदम से क्या आया था, चेंज आया था। क्या वो विकास था? नहीं, विकास नहीं था वो, क्या था वो, उत्परिवर्तन। क्या था वो, उत्परिवर्तन था वो। अगर एकदम से होगा तो उत्परिवर्तन होगा, अगर धीरे धीरे कुछ चेंज होगा तुम्हारे अंदर तो वो क्या होगा, विकास। तो जैव विकास क्या है, एक लगातार चलने वाली धीमी प्रक्रिया, स्लो प्रोसेस है ये। इसके फलस्वरूप निम्न श्रेणी के जीव, मतलब जो लोअर स्तर के छोटे छोटे जीव होते हैं, वो निम्न श्रेणी के जीवों से कर्मिक परिवर्तन द्वारा जटिल जीवों की उत्पत्ति होती है। कर्मिक परिवर्तन मतलब एक क्रम में होंगे परिवर्तन, ठीक है, ऐसे नहीं कि अचानक से कहीं से कुछ भी हो गया, एक क्रम में परिवर्तन होंगे। निम्न स्तर के जो जीव होते हैं, छोटे जीव होते हैं, ठीक है, उनसे क्या बनेंगे, जटिल स्तर के जीव बनेंगे, बड़े जीव बनेंगे। और ये कैसी चलेगी, लगातार चलेगी प्रक्रिया, और उसमें क्या होंगे, कर्मिक परिवर्तन होंगे। कर्मिक मतलब एक क्रम से परिवर्तन होंगे, वही क्या कहलाती है, जैव विकास। समझ आया क्या होता है जैव विकास। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ये 5 चीज़ है, 5 प्रमाण है इसके। ये तो जैव विकास के बारे में होगा, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13, 16, 18 में आ रखा, ठीक है। कितने प्रमाण देने, 5। अब उसको ये बताना क्वेश्चन में, वो पूछ क्या रहा है, 5 प्रमाण दो कि विकास ऐसे ऐसे हुआ है, ठीक है। क्या पूछ रहा हो, उसको प्रूफ देना है कि विकास ऐसे ऐसे हुआ है, प्रमाण देने हैं, ठीक है। उसको प्रूफ देना है कि विकास ऐसे ऐसे हुआ है। सबसे पहले संयोजी कड़ी के प्रमाण, संयोजी कड़ी के प्रमाण, ठीक है। संयोजी कड़ी क्या होती है, बीच की, कोई बीच की, जैसे एक जीव इधर है एक जीव इधर है, उनको जोड़ने वाली, जिसमें दोनों के गुण पाए जाएंगे, वो क्या कहलाएगी, संयोजी कड़ी, ठीक है। एक जीव उसके निम्न स्तर का होगा, एक ऊपर के स्तर का होगा, और वो कहाँ होगा, मध्य में। तो उसमें निचले वाले स्तर के निचले स्तर का जो जीव है उसके गुण पाए जाएंगे, और जो उससे ऊपर स्तर का जो जीव है उसके भी गुण पाए जाएंगे। दोनों को जो कनेक्ट करती है उसको क्या कहते हैं, संयोजी कड़ी। इसमें लिखा भी हुआ है, कुछ जीव जातियां या वर्ग ऐसे होते हैं जिनमें अपने से निम्न तथा उच्च श्रेणी के जीवों के लक्षण मिलते हैं, इन्हें संयोजक कड़ी या संयोजी कड़ी कहा जाता है, ठीक है। ऐसे जीव हो कुछ, ऐसे जीव जातियां, ऐसी प्रजातियां हो कुछ जिनमें क्या मिलेंगे, अपने से निम्न स्तर के जो जीव होंगे उसके भी गुण मिलेंगे, अपने से ऊंचे स्तर के जो जीव होंगे उसके भी गुण मिलेंगे, ठीक है। उसको क्या कहते हैं तुम, संयोजी कड़ी। मतलब सिंपल सी बात है, वो दोनों को दोनों को क्या करने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। निम्न स्तर वाले जीव को उच्च स्तर वाले जीव को जोड़ेगा कौन जोड़ेगा, संयोजी कड़ी, ठीक है। उसमें निम्न स्तर वाले, जो उससे नीचे स्तर के जो जीव होंगे उसके भी गुण पाए जाएंगे, जो उससे ऊपर स्तर के जो जीव होंगे उसके भी गुण पाए जाएंगे। ऐसे जीव को क्या कहेंगे तुम, संयोजी कड़ी, ठीक है। समझ आया है। कुछ जीव जातियां या वर्ग ऐसे होते हैं जिनमें अपने से निम्न मतलब नीचे स्तर के, और उच्च श्रेणी ऊपर वाले स्तर के जीवों के लक्षण मिलते हैं। दोनों के लक्षण मिलेंगे, अपने से नीचे वाले के भी और अपने से ऊपर वाले जीव के भी लक्षण मिलेंगे, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं, संयोजी कड़ी। ऐसा एक एग्जाम्पल है युगलिना। किसका एग्जाम्पल है, युगलिना तो पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं पढ़ा, युगलिना। यह पादप व जंतु जगत के बीच की कड़ी है, इसमें हरित लवक पाए जाते हैं। पादप और जंतुओं को जोड़ने वाली जो कड़ी है वो क्या है, युगलिना। अब देखो क्या है इसमें, युगलिना को ना तुम पादप कह सकते ना तुम जंतु कह सकते, उनके बीच की कड़ी है, उनको जोड़ती है। पादप क्यों कहते हैं इसको, पादप क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, हरित लवक पाए जाते हैं, ठीक है। क्या पाए जाते हैं इसमें, हरित लवक। और इसमें जंतु वाले गुण क्या है, क्योंकि ये जंतु ग्रुप में रखा गया है, ठीक है। किस में रखा गया है, जंतु ग्रुप में रखा गया है। ये बहुत सारे ग्रुप पढ़ने थे तुम्हें, पढ़े तो हो गए तुमने, जैसे पोरीफेरा, स्लेंट्रेटा, ठीक है, प्लेटी हेलमंथीज, एस्के हेलिमंथीज, है ना, पढ़े ना, इकाइंडरमेट, हेमिकोडेट, ठीक है। ये सारे पढ़ने होते हैं 11वीं क्लास में, एनिमल किंगडम में। उसमें युगलिना का जिक्र आता है, कौन से उसमें रखा गया है।
सिर्फ तुम इतना समझो, जो युगलिना है, युगलिना पादप और जंतु जगत के बीच की क्या है, कड़ी है। इसमें क्या पाए जाते हैं, जैसे पादप में क्या पाए जाते हैं, हरित लवक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, हरित लवक। ठीक है, ऐसे ही इसमें युगलिना में क्या पाए जाते हैं, हरित लवक। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। संयोजी कड़ी का मतलब समझ आ गया। ठीक है, जैव विकास समझ आ गया। पहली संयोजी कड़ी का एग्जाम्पल, पहला युगलिना, दूसरा है बेलेनोग्लेसस, बेलेनोग्लेसस, बेलेनोग्लोसस, बेलेनोग्लोसस। ठीक है, पहला युगलिना एग्जाम्पल है। किसका है युगलिना एग्जाम्पल, संयोजी कड़ी का। युगलिना किस किस को जोड़ रहा, पादप को और जंतुओं को। क्या पाया जाए इसमें युगलिना में, हरित लवक। ठीक है, ध्यान से सुनते रहो, वहाँ ना देखना, मुझे सुनो। ठीक है, ध्यान से। बेलेनोग्लेसस जो है, बेलेनोग्लेसस अकशेरुकी तथा कशेरुकी के बीच की संयोजी कड़ी है। जो तुम्हारा एनिमल किंगडम है, एनिमल किंगडम में बहुत सारे क्या आते हैं, एनिमल्स आते हैं। अब एनिमल्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, दो कैटेगरी में बांटा गया है, दो वर्ग में बांटा गया है। पहले तो होते हैं कशेरुकी प्राणी, और सॉरी, पहले होते हैं अकशेरुकी प्राणी और दूसरे होते हैं कशेरुकी प्राणी। ठीक है, तो जिनमें ऐसा समझ लो, जिनमें ये रीढ़ की हड्डी मिलती है ना, वो क्या कहलाते हैं, कशेरुकी, और जिनमें नहीं मिलती वो क्या कहलाते हैं, अकशेरुकी। ठीक है, 9 ग्रुप जो हैं वो अकशेरुकी के हैं, और जो 10वां और 11वां ग्रुप है वो किसका है, 10वां जो ग्रुप है वो मेनली अकशेरुकी और कशेरुकी दोनों पाए जाएंगे, उसमें मिक्स पाए जाएंगे। और सबसे लास्ट वाला जो ग्रुप है उसमें पाए जाते हैं कशेरुकी प्राणी। ठीक है, समझ आया। तो जो एनिमल्स है वो अकशेरुकी और किस में, कशेरुकी में, दो वर्ग में बांटे गए हैं। ठीक है, जिनमें रीढ़ की हड्डी मिलेगी ये वो क्या कहेंगे, कशेरुकी, और जिनमें नहीं मिलती, वैसे रीढ़ की हड्डी ना कह के उनको पता क्या बोलते हैं, नोटोकोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोटोकोड। ठीक है, रीढ़ की हड्डी के अंदर से जाती है वो नोटोकोड। ठीक है भाई, तो बेलेनोग्लेसस जो है किसको, अकशेरुकी और कशेरुकी जो प्राणी होते हैं, जंतु होते हैं, उनको जोड़ने का क्या कर दिए, काम करती है ये बेलेनोग्लेसस। अकशेरुकी और कशेरुकी के बीच की संयोजी कड़ी कौन है, बेलेनोग्लोसस। ठीक है भाई, पादप को और जंतु कौन जोड़ेगा, युगलिना। युगलिना में हरित लवक पाए जाएंगे। बेलेनोग्लोसस, क्या, बेलेनोग्लोसस, ये क्या है, किस किस के बीच की संयोजी कड़ी है, अकशेरुकी जंतु और कशेरुकी जंतुओं के बीच की क्या है, कड़ी। ठीक है, संयोजी कड़ी पता नहीं किसे कहते हैं, देख लो इसे एक बारी। संयोजी कड़ी क्या है, युगलिना क्या है, बेलेनोग्लेसस क्या है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना, तो ठीक है, फिर आगे देखो जरा। 2 हो गए थे ना यहाँ तक, 2 एग्जाम्पल हो गए थे इसके। संयोजी कड़ी चल रहा है, पहला प्रमाण है भी ये संयोजी कड़ी वाला। संयोजी कड़ी में लिखा हुआ है 1 और 2, ए और बी। इसका सी भी है क्या, सी भी है, इसका सी है आर्कियोप्टेरिक्स, आर्कियोप्टेरिक्स। देखो जरा, जो एनिमल्स वाला सबसे लास्ट वाला ग्रुप है ना, कशेरुकी प्राणी। कशेरुकी प्राणियों को वैसे तो बहुत डिटेल में नहीं बता रहा मैं तुम्हें, ऊपर से बता रहा हूँ। जो कशेरुकी प्राणी होते हैं, कैसे, कशेरुकी, जो कशेरुकी प्राणी होते हैं उनके 5 वर्ग है। कितने वर्ग है, 5 वर्ग है। सबसे पहले जो आता है वो आती है मछलियाँ वाला वर्ग। कौन सी, मछली। ठीक है, पाइसिस बोलते हैं उनको। ठीक है, फिश, सिंपल सी बात है। दूसरा जो आता है वो आता है उभयचर। उभयचर में पता है क्या आता है, जो जल थल दोनों में रह सकता है, जैसे मेंढक उभयचर में आता है। नंबर 3 पे आता है सरीसृप, जो रेंग के चलते हैं, ठीक है भाई, जैसे रेंग के चलने वाले, जैसे सांप, छिपकली वगैरह। ठीक है, और वो कछुआ वगैरह इसी में आते हैं, सरीसृप में। नंबर 4 पे है पक्षी। सारे के सारे जितने पक्षी हैं, चाहे वो उड़ने वाले हो चाहे वैसे चलने वाले हो, ठीक है, वो किस में आते हैं। अच्छा, जो पक्षी उड़ नहीं सकता ऐसा नाम बताइए कोई एक, मोर तो उड़ा, ऐसा पक्षी जो उड़ नहीं सकता, शुतुरमुर्ग। ठीक है, क्या है, शुतुरमुर्ग। और नंबर 4 पे याद है किसी को, 5 है ना, नंबर 5 पे आते हैं स्तनधारी। क्या आते हैं, स्तनधारी, मतलब जो अपने बच्चों को क्या पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं। ठीक है, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, इसमें आते हैं हम, इसमें।
ठीक है, मैमल्स बोलते हैं इनको, स्तनधारी में आते हैं हम इसमें, ठीक है। तो पहले देखो ये ऐसे विकास हुआ है, पहले मछली बनी होगी, फिर उभयचर बने, उभयचर से फिर सरीसृप बने, सरीसृप से फिर पक्षी बने, फिर पक्षियों से एक तुमने बहुत फेमस कहावत सुनी होगी, पहले अंडा आया या मुर्गी आई, है ना? बताओ मुझे क्या आया पहले? अंडा। मुर्गी किस में आएगी पहले ये बताओ? मुर्गी पक्षी में आएगी, इसमें क्या आएगी? मुर्गी आएगी। अब बताओ मुझे पहले मुर्गी आई या अंडा आया? बताओ, तुम्हें इसका वो देता हूँ आज, सत्य बात बताऊंगा तुम्हें आज, ये तुम्हारा कन्फ्यूजन दूर करूंगा। पहले मुर्गी आई या अंडा आया? कितने ऐसे हैं इसमें से जो ये बता रहे हैं कि मुर्गी आई पहले? क्या आई? हाँ, क्या आया पहले? हाँ, क्या आया पहले? मुर्गी या अंडा? मुर्गी, मुर्गी, कुछ तो बताओ अपने दिमाग से। मुर्गी, मुर्गी, हाँ। सबसे पहले पता क्या आया था? अंडा। पता कैसे आया था अंडा? जो ये है ना सरीसृप, सरीसृप में स्नेक आता है, स्नेक आता है ना, ठीक है, सांप आता है, ठीक है, और बहुत सारे इसमें वो आते हैं, जंतु आते हैं, कछुआ वगैरह। तो कोई एक ऐसा सरीसृप था जिसने अंडा दिया, अंडा देने के बाद क्या पैदा होगी अचानक से? मुर्गी। क्या पैदा होगी? मुर्गी पैदा होगी। अचानक से नहीं हुआ था, और ये विकास हुआ था, धीरे धीरे करके क्या हुआ था? विकास हुआ था ये, ठीक है। इसी तो बोलते हैं पहले मछली से बने उभयचर, उभयचर से बने सरीसृप, रेंगने वाले, फिर विकास हुआ थोड़ा सा, फिर क्या बन गए? पक्षी बन गए, पक्षियों से फिर क्या बन गए? क्या बन गए? स्तनधारी बन गए, ठीक है, मैमल्स बोलते हैं इनको। अब देखो जरा, आर्कियोप्टेरिक्स है क्या? आर्कियोप्टेरिक्स ये सरीसृप, सरीसृप, सरीसृप ये रहा, सरीसृप और पक्षी वर्ग को के बीच की कड़ी है, मतलब सरीसृप को और पक्षियों को जो दोनों के बीच की कड़ी होगी वो क्या कहलाएगी? आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स में मतलब सरीसृप के भी गुण पाए जाएंगे और किसके गुण पाए जाएंगे? पक्षी के। इनके बीच की कड़ी है ये, इनके सबके बीच की कड़ी होती है, इनके मछली को उभयचर को जोड़ने की, फिर उभयचर को सरीसृप को, इन दोनों को, फिर इन दोनों को। वो तुम्हें पढ़नी नहीं थी, जितने एग्जाम्पल मैंने 3 दे रखे हैं इसमें एग्जाम्पल, तीनों तुम्हें याद रखने हैं। सरीसृप और पक्षी के बीच के जो जोड़ने वाली कड़ी है वो क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स। देखो जरा, पहली संयोजी कड़ी क्या थी? यूग्लिना, फिर मेलानोग्लोसस, नंबर 3 पे क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है। पहला प्रमाण क्या था? पहला प्रमाण, पहला प्रमाण क्या था? संयोजी कड़ी के प्रमाण। तो इनसे तुम्हें कुछ पता चल रहा? इनसे क्या पता चल रहा? कि विकास कैसे हो रहा, ठीक है, उसके प्रमाण दे रहा है, मैं प्रूफ दे रहा कि ऐसे ऐसे विकास हो रहा। तो इसका मतलब जो पहले जंतु थे उनसे ही तो आज के जंतुओं का विकास हुआ। संयोजी कड़ी पहले क्या बता रही है? ये बीच की कड़ी क्या बता रही है? बीच की कड़ी बेलेनोग्लोसस है, बेलेनोग्लोसस, इसमें बेलेनोग्लोसस में अकशेरुकी और कशेरुकी दोनों के क्या पाए जा रहे? गुण पाए जा रहे। इसका मतलब क्या है? अकशेरुकी जो प्राणी हैं उनका जो विकास हुआ है वो किससे हुआ है? सॉरी, कशेरुकी जो प्राणी है उनका विकास किससे हुआ है? अकशेरुकी प्राणियों से हुआ है, ठीक है। इनके बीच में कुछ स्टेज आई होगी बेलेनोग्लोसस, ठीक है। उसके बाद पहले अकशेरुकी प्राणी बने होंगे, फिर बेलेनोग्लोसस आया उनके बीच में, फिर क्या है? कशेरुकी प्राणी, दोनों को जोड़ने का काम करती है बस ये, ठीक है। पहले क्या होगा? संयोजी कड़ी के प्रमाण। नंबर 2, नंबर 2 ये रहा, आकारिकी से जैव विकास के प्रमाण। आकारिकी से जैव विकास के प्रमाण। आकारिकी मतलब जो बाहर दिखता है तुम्हें, आकारिकी, ठीक है। जंतुओं की आकारिकी के अध्ययन से पता चलता है कि जीवों में समजात व समृद्धि अंग पाए जाते हैं जो जैव विकास के प्रमाण है। क्या है? सिंपल है ये तो। आकारिकी का मतलब क्या हो? जो तुम्हें बाहर से दिख रहा है। जो कहाँ से दिख रहा है? बाहर से। जैसे तुम्हें मैंने कल समजात और समरूप अंग बताए थे, है ना। समजात और क्या बताए थे? समवृद्धि अंग, है ना। समवृद्धि और समजात अंग बताए थे। वो किसके प्रमाण है? वो किसके प्रमाण है? वो जैव विकास के, जैव विकास के प्रमाण है, ठीक है। सिंपल है यार ये तो, इसमें तो कुछ याद ही नहीं रखना, बस ये हेडिंग याद रखनी तुम्हें इसमें। आकारिकी से जैव विकास के प्रमाण। जंतुओं के आकारिकी का अध्ययन करा उन्होंने, ठीक है। जंतुओं क्या देखी? आकारिकी देखी, उससे अध्ययन करा कि जीवों में समजात और समवृद्धि अंग पाए जाते हैं। वो किसके प्रमाण है? जैव विकास के। भोर्णकी
से प्रमाण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इससे हमारी में क्वेश्चन आया था नीट में, वॉन बेयर वाला है, साइंटिस्ट ही पूछ लिया था कि भौनिकी के जो प्रमाण थे कि भ्रूण, तुम्हें पता होगा, तुम्हें सुना तुमने कि तुम मछली से पैदा हो रखे, कभी सुना मछली से विकास हुआ है तुम्हारा, सुना कभी? सुना नहीं? अब देख लो जरा यहाँ, देखो जरा, वॉन बेयर था ना, एक साइंटिस्ट था, क्या था? साइंटिस्ट मतलब वैज्ञानिक हो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। भौनिकी से प्रमाण क्या मतलब है? भौनिकी का मतलब, भौनिकी मतलब क्या हो, क्या हो? क्लास में बैठ के थोड़ी एक्टिव हो जा, नींद का हटेगा यहाँ, थोड़ी एक्टिव हो जा। क्या हो भौनिकी? भौनिकी विज्ञान की वैसा कहो जिसमें भ्रूण का अध्ययन करा जा। क्या करा जा? भ्रूण पता ना, एम्ब्रियो पता, कभी के जमाने में पढ़ाया था मैंने भ्रूण, तीसरे में पढ़ाया था, तीसरे में, दूसरे में, भ्रूण तो सब में ही बनाया था ना, तने पढ़ा था, तने कहाँ तक पढ़ा था? हाँ छोरे, तने कहाँ तक पढ़ा था? बायो कहाँ तक पढ़ रखी है तने? पूरा। भौनिकी से प्रमाण, वॉन बेयर एक साइंटिस्ट था, इसने क्या बताया था? वॉन बेयर के अनुसार जीवधारी भौनिकी विकास, कौन आ रहा क्या? वॉन बेयर के अनुसार जीवधारी भौनिकी विकास के दौरान अपने पूर्वजों की पूर्णावस्था को दोहराते हैं। पता क्या कहना चाह रहा है? मतलब सिंपल है, जब तुम भ्रूण थे ना, काश तुम क्या थे? भ्रूण। तो जो तुम्हारा भ्रूण होगा ना, तुम्हारा भ्रूण होगा, जो तुम्हारे पूर्वज रहे होंगे, जो तुम्हारे पूर्वज रहे होंगे, उसके भ्रूण से क्या खाता है तुम्हारा भ्रूण? मेल खाता है, ठीक है। तो जो इसका मतलब क्या है कि जो तुम्हारा भ्रूण है वो किससे मेल खा रहा? तुम्हारे पूर्वजों से। तो इसका मतलब क्या है? तुम किसकी पैदाइश हो? तुम्हारे पूर्वजों की, क्योंकि तुम अपने पूर्वजों के जैसे मिल लेना, ये भी तो प्रमाण है विकास का। तो भौनिकी विकास के दौरान अपने पूर्वजों की पूर्णावस्था को दोहराते हैं, ठीक है। उसके बाद बात नहीं, हेकल है वो, ले आता है वो हेकल, हेकल है वो। हेकल के अनुसार भ्रूणीय विकास के समय जीवधारी अपने पूर्वजों की वयस्क अवस्था को दोहराते हैं। वॉन बियर ने तो कहा था कि जब भ्रूणीय विकास हो, ठीक है, भ्रूणीय विकास होगा तो जो जीव होंगे, अपना जो उसका भ्रूण होगा वो अपने पूर्वजों की भ्रूण अवस्था को दोहराएगा। किसको? जो तुम्हारा भ्रूण होगा वो तुम्हारे पूर्वजों की भ्रूण अवस्था क्या करेगा? दोहराएगा। लेकिन हेकल ने क्या कहा था? हेकल ने क्या कहा था? जो जीव होगा, जो जीव होगा कोई भी, ठीक है, वो अपने पूर्वज की वयस्क अवस्था को दोहराएगा। किसको? मतलब वो जवानी में कैसा दिखता था उसको दोहराएगा। ये किसका कहना था? हेकल का, ठीक है। इसे पुनरावृत्ति सिद्धांत कहा गया। क्या कहा गया इसे? पुनरावृत्ति मतलब रिपीट होना यार। जैसे तुम्हारे पूर्वज का क्या रहा होगा? भ्रूण, ऐसा ही तुम्हारा भ्रूण रहा तो रिपीट तो हो रहा है, पुनरावृत हो रहा ना, एक के बाद एक। पुनरावृत्ति संख्या नहीं पड़ी क्या बचपन में? रिपीटेड अंक, ठीक है। तो इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? पुनरावृत सिद्धांत कहते हैं। पुनरावृत का मतलब पता चल गया, रिपीट होना एक के बाद एक, ठीक है। उदाहरण के लिए स्तनधारियों के भ्रूण का अध्ययन किया, उससे पता चलता है कि भ्रूण के विकास के समय भ्रूणावस्था पहले मत्स्य मतलब मछली वर्ग से, फिर उभयचर वर्ग से, और फिर किससे? उसके बाद सरीसृप वर्ग के जंतुओं से मिलती है। जो तुम्हारा भ्रूण है ना, अच्छा तुम्हें एक बात बताऊं,
जो तुम्हारा भ्रूण है ना वो मछली का जो भ्रूण होता है स्टार्टिंग में उससे मेल खाता है। उसके बाद उभयचर मतलब मेंढक का जो भ्रूण होता है उससे भी मेल खाता है। उसके बाद नंबर 3 क्या बच गया, सरीसृप। जो तुम्हारा भ्रूण होता है सरीसृप मतलब सांप का भ्रूण होगा, वो तुम्हारा और सांप का जो भ्रूण होगा स्टार्टिंग में क्या होगा, एक जैसा। मतलब अगर सांप की पूंछ थी ना, सांप की पूंछ होती है छोटी छोटी सी, ठीक है, तुम्हारी भी ऐसे शुरू में स्टार्टिंग में देखा होगा तुमने, भ्रूण में छोटी सी पूंछ बनती है, लेकिन वो बाद में क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है, डेवलप हो जाती है वो, ठीक है। तो तुम्हारा जो भ्रूण होगा वो किस किस से मेल खाता है, मछली के भ्रूण से, मछली से नहीं, मछली के भ्रूण से, ठीक है। उसके बाद उभयचर मतलब मेंढक है ना, उभयचर में कौन आते हैं, मेंढक के भ्रूण से मेल खाएगा तुम्हारा जो भ्रूण होगा, तुम नहीं, तुम्हारा भ्रूण, एम्ब्रियो स्टार्टिंग में 3 महीने तक, ठीक है, जब तुम अपनी मम्मी के पेट में गुरड़ कर रहे होंगे, ठीक है। सरीसृप से भी मेल खाएगा, किससे, सरीसृप से मेल खाएगा, सरीसृप के भ्रूण से मेल खाएगा, ना कि सरीसृप से, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। नंबर 4 जीवाश्म विज्ञान से प्रमाण, जीवाश्म क्या हो, जीवाश्म फॉसिल, क्या बोलते हैं इसको, फॉसिल, जीवाश्म। पृथ्वी पर पूर्व मतलब पहले, काल मतलब समय, है ना। तो पृथ्वी पर पूर्व कालों में पाए जाने वाले जीवधारियों के अवशेष पृथ्वी की चट्टानों में पाए जाते हैं, इन्हीं को क्या कहते हो तुम, जीवाश्म। बहुत साल पहले क्या था तुम्हें पता होगा, डायनासोर पाए जाते थे, है ना। तो तुम्हें कैसे पता चला कि डायनासोर पाए जाते थे, डायनासोर का क्या मिली, कंकाल मिला, वही जीवाश्म है। बहुत साल पहले डायनासोर मर गए थे, ठीक है, जुरासिक काल बोलते हैं उसको, उस पीरियड को जुरासिक पीरियड बोलते हैं। बहुत सारी मूवी बनी हुई हैं उस पर, ठीक है, हॉलीवुड की, इंडियन में तो बनाई नहीं किसी ने। तो जुरासिक पार्क, बहुत सारी सीरीज आ गई उसकी। जुरासिक जो वर्ल्ड था, जुरासिक जो पीरियड था उसमें क्या पैदा हुए थे, कौन पैदा हुए थे, डायनासोर, ठीक है। और हमें कैसे पता चला, हम तो उस टाइम जिंदे नहीं थे, हमें कैसे पता चला कि उस टाइम डायनासोर पाए जाते थे, उस पीरियड में डायनासोर पाए जाते थे, कैसे पता चलेगा हमें, कैसे पता चलेगा, वो जैसे मरे होंगे, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, मिट्टी में दब गए होंगे, ठीक है। तो आज भी अगर हमें मानने की बात, हमें कोई ऐसे पता चलेगा कि वहाँ उस जगह पे थे, मतलब फॉसिल हो सकता है उसका, उस जगह पे क्या करी जाएगी, खुदाई करी जाएगी, ठीक है, उनके क्या निकाले जाएंगे, फॉसिल निकाले जाएंगे, क्या निकाले जाएंगे, उनका कंकाल निकाले जाएंगे, वही फॉसिल है ना। इसमें लिखा हुआ है फॉसिल की परिभाषा, पृथ्वी में मतलब जो बहुत समय पहले क्या हो गया, जो जीवधारी पाए जाए थे और वे मर गए, ठीक है, मर गए, उनके कुछ आज भी अवशेष रह गए, वही क्या कहलाते हैं, फॉसिल। क्या कहलाते हैं, फॉसिल, मतलब क्या बोलते हैं, जीवाश्म, क्या बोलते हैं उनको, जीवाश्म, ठीक है। तो बहुत साल पहले जो भी जीवधारी रहे होंगे वो मर गए, आज उनके क्या मिलते हैं, हमको अवशेष मिलते हैं, हड्डी उड्डी मिलती है कहीं, ठीक है। अच्छा, तुम्हें पता वो जो जीवाश्म होता है, जीवाश्म से ये भी पता कर सकते हो तुम, वो जीव कैसा था, कौन था, ठीक है, उसका आकार कितना था और किस टाइम पे मरा होगा वो, ये भी पता कर सकते हो तुम उसको। जो टेक्निक होती है जीवाश्म से, मतलब उसकी एज प्रिडिक्ट करने की, मतलब वो कितने साल का था, ठीक है, और क्या मतलब कितने साल पहले था और कितना लंबा था, कितना उसका आकार था, ये सब पता करने की जो टेक्निक होती है उसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग टेक्निक। क्या, कार्बन डेटिंग टेक्निक, ठीक है, कार्बन डेटिंग टेक्निक, ये बोलते हैं उसको, कि जीवाश्म की क्या एज पता करने का, ठीक है, जीवाश्म की उम्र कितनी है, ठीक है, कि ये कौन से पीरियड में रहा होगा। बहुत सारे पीरियड आए, ये जुरासिक पीरियड आया, तुम्हारा इक्कस पीरियड आया था, इक्कस में घोड़े मिलते थे पहले, अब भी मिलते हैं घोड़े तो, है ना, इक्कस पीरियड में ज़्यादा वो थे वो। तो देखो जरा, जीवाश्म का मतलब पता चलिए क्या हो, जीवाश्म पृथ्वी पर पूर्व कालों मतलब बहुत समय पहले पाए जाने वाले जीवधारियों के अवशेष पृथ्वी की चट्टानों में पाए जाते हैं, इन्हीं को क्या कहते हो तुम, जीवाश्म कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, जीवाश्म कहते हो। अच्छा, ऐसे तो फिर वो भी मिल जाएगा यार, मैंने तुम्हें एक चीज़ पढ़ाई थी, जहाँ मैं तुम्हें दूसरा चैप्टर पढ़ा था या पहला चैप्टर पढ़ा था, जीवाश्म के रूप में कौन मिलता था, परागकण की कौन सी परत में ऐसा कण था, स्पोरोपोलिन, अंदर वाली बाहर वाली,
बाहर वाली जो परत होती है परागकण की, वो किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिन की। और स्पोरोपोलिन एक ऐसा तत्व है जो किसके रूप में मिलता है? जीवाश्म के, मतलब उसको कोई विघटित नहीं कर सकता। ठीक है, तो जीवाश्म पता चल गया। ठीक है, विभिन्न आयु की चट्टानें। अब देखो जो चट्टानें होगी ना, जो चट्टानें होगी, देखो चट्टानें कैसी होंगी? पहले एक लेयर होगी, फिर उसके नीचे दूसरी लेयर होगी, फिर उसके नीचे तीसरी, ऐसे। जब तुम ये खोदोगे ना, ज़मीन खोदते हो तो उसमें साफ दिखती हैं लेयर। ठीक है, पहले क्या मिट्टी सी आएगी, फिर उसके बाद रेत सी आएगी, फिर पत्थर पुत्थर आएंगे, फिर उसके बाद पानी आएगा। ऐसी तो होती है लेयर। अब मुझे ये बताओ, जो सबसे नीचे वाली लेयर है ये सबसे पुरानी होगी, सबसे पुरानी होगी। फिर उसके ऊपर वाली थोड़ी नवी होगी, फिर तो सबसे पुरानी कौन सी होगी? ये नीचे वाली लेयर। तो अगर मैं ये पता कर लूँ कि ये लेयर कब बनी होगी, ये लेयर कब, ये लेयर कब, ये लेयर कब बनी होगी, अगर मैंने ये पता कर लिया कि किस पीरियड में बनी ये वाली लेयर, ठीक है, ये वाली परत मिट्टी की कब बनी होगी, और उसमें मानने की बात इस वाली लेयर में क्या पाया गया? जीवाश्म पाया गया। क्या पाया गया? जीवाश्म पाया गया। और मैंने ये पता कर लिया कि ये वाली जो मिट्टी की परत है ये 10 साल पहले बनी थी या 20 साल पहले बनी थी, और इसी में क्या पाया गया है? ये हड्डी, कोई कंकाल पाया गया है किसी का। ठीक है, तो इतना तो फिर मैं बता सकता हूँ कि ये जो कंकाल होगा ये कितने साल पहले मरा होगा? 10 साल पहले। ठीक है, बता सकता हूँ ना। मानने की बात, ये जो परत थी कितने साल पहले बनी? 10 साल पहले। और इसी में मुझे क्या मिल गया? जीवाश्म मिल गया। उसी परत में मुझे क्या मिल गया? जीवाश्म। तो इतना तो मैं बता सकता हूँ कि ये कितने साल पहले का जीवाश्म होगा? 10 साल पहले का। ठीक है, इसमें यही लिखा है, देखो, विभिन्न आयु की चट्टानें। विभिन्न आयु की चट्टानें मतलब इसकी आयु अलग होगी, इसकी एज अलग होगी, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग। ठीक है, विभिन्न आयु की चट्टानों से प्राप्त जीवाश्म के अध्ययन से जैव विकास का ज्ञान होता है। मतलब सिंपल सी बात है, तुम्हारे पूर्वजों के जब तुम्हें कंकाल मिलेंगे तो तुम यही तो देखोगे उससे कि विकास तुम्हारे पूर्वज कैसे थे, उसमें कैसे गुण पाए जा रहे थे, आज तुम्हारे अंदर कैसे गुण पाए जा रहे हैं। यही तो विकास है, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन हुआ ना। ठीक है, सिंपल है। जैव विकास का क्या होता है? ज्ञान। नंबर 5 जो प्रमाण है, नंबर 5 जो प्रमाण है, कार्यकी से जैव विकास के प्रमाण। कार्यकी क्या? कार्यकी मतलब होती है फिजियोलॉजी। जो तुम्हारे अंदर चल रही है, जो क्रियाएं चल रही हैं, उसको फिजियोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी। अच्छा, तुम खाना खा रहे, खाना खाने से क्या होता है तुम्हारे अंदर? कैसे बनती है एनर्जी? तुमने माने की बात रोटी खाई, रोटी में कहाँ है एनर्जी? बताओ कैसे मिलेगी एनर्जी? रोटी के अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है? जैसे ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, है ना। फिर इनको क्या करेंगे? एक साइकिल होती है, 11वीं में तुम्हें पढ़नी थी वो, पर तुमने नहीं पढ़ी। ठीक है, इस ग्लूकोज को तोड़ोगे। ठीक है, क्या करोगे? इसको ग्लूकोज को तोड़ोगे, और तोड़ने के बाद इससे क्या बनाओगे? एटीपी। क्या बनाओगे इससे? एटीपी। वो एटीपी काम आता है तुम्हारे एनर्जी बनाने के लिए। किसके काम आता है वो? एनर्जी बनाने के लिए, वही एटीपी है वो। ठीक है, तो कार्य की मतलब जो तुम्हारे अंदर जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं उन सबको मिला के क्या बोलते हैं? कार्य की मतलब फिजियोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको? फिजियोलॉजी। क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी, कार्य की। तो अलग अलग प्रकार के जीवों की शारीरिक क्रियाओं, बोल दिया ना इसने, देख, अलग अलग जीव, अलग अलग प्रकार के जीव होंगे, उनकी शारीरिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाए। उनका अध्ययन किया, जैसे तुम हो, जीव हो, तुम अलग हो। ठीक है, कुत्ता अलग है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, भैंस अलग होगी, गाय अलग होगी। उनकी सबकी क्या करी तुमने? अध्ययन करा। उनकी कार्य की मतलब उनके अंदर क्रियाएं क्या क्या हो रही हैं उनका क्या करा तुमने? अध्ययन किया। शारीरिक क्रियाएं बोल दी ना, तो उनके शरीर के अंदर होने वाली जो क्रियाएं हैं, जो भी रिएक्शन हो रही है, उनका क्या करा? अध्ययन करा। और उससे पता चला, और उनकी तुलना की जाए, और उनकी तुलना करी। जैसे तुम्हारी कंपैरिजन किसी गाय की जो कार्य की है, ठीक है, उससे कर दी। कोई और जीव है, घोड़ा हो गया, उससे कर दी। बिल्ली होगी, उससे कर दी। तुम्हारे अंदर की क्रियाएं कैसी हैं, तुम्हारे अंदर क्या रिएक्शन चल रही है, गाय के अंदर क्या रिएक्शन चल रही है, ठीक है, उस बिल्ली के अंदर क्या रिएक्शन चल रही है, उस शेर के अंदर क्या रिएक्शन चल रही है, उनकी आपस में क्या करी? उनका अध्ययन किया, उनकी क्रियाओं का क्या किया? अध्ययन किया। और फिर उनको क्या करा? कंपेयर करा। क्या करा? उनको कंपेयर करा। और उससे क्या पता चला कि इनमें अत्यधिक क्या पाई जाती है? समानताएं। सारे जीवों में अत्यधिक क्या पाई जाती है? समानताएं। और उदाहरण के लिए सभी जीवधारियों का आनुवंशिक पदार्थ किसका बना होता है? डीएनए और आरएनए का। सारे सभी जीवधारी, जितने भी जीवधारी हैं, ठीक है, कुत्ता, बिल्ली, तुम हो गए, जितने भी जीवधारी है ना, सबका जो आनुवंशिक पदार्थ है वो किसका बना हुआ है? किसका बना हुआ है?
डीएनए और आरएनए से मिलकर बना है, ठीक है। और कशेरुकी प्राणी मतलब जिनमें क्या पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी। कशेरुकी प्राणियों की अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन, ग्रंथियां पाई जाती है हमारे अंदर, ठीक है। क्या पाई जाती है, ग्रंथियां पाई जाती है। कुछ अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं, कुछ एक्सोक्राइन होती हैं, ठीक है। ये एंडोक्राइन बोलते हैं इसको, अंतःस्रावी ग्रंथि। ये क्या रिलीज करती है, हार्मोन। क्या रिलीज करती है, हार्मोन। क्या रिलीज करती है, हार्मोन। क्या करते हैं तुम्हारे अंदर, जैसे हाइट बढ़ाने के लिए GnRH हो गया, ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। लड़कियों में मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए क्या कौन कौन से हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होते हैं, LH और FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। जिस दिन पीरियड होना होता है, 14वां दिन होता है वो, ठीक है, उस दिन कौन सा हार्मोन पीक पे होता है, LH। उसको क्या बोलते हैं उस अवस्था को, LH सर्ज। तो तुम्हारे अंदर जो हार्मोन निकलते हैं वो कहाँ से निकलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों से। किससे निकलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन रासायनिक संरचना तथा कार्यों में समान होते हैं। जो हार्मोन तुम्हारे अंदर निकल रहे वो जरूरी नहीं है उसके अंदर भी उसके अंदर कोई और से हार्मोन निकलेंगे, लेकिन जो काम करेंगे उसके अंदर, अगर मानने की बात तुम्हारे अंदर जो सेम हार्मोन है तो उसके अंदर अगर वही सेम हार्मोन होगा तो वही काम करेगा जो तुम्हारे अंदर कर रहा होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरे जीव के ठीक है, कार्यों में समान होते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जंतुओं का विकास समान पूर्वजों से हुआ है, ठीक है। इससे क्या प्रमाणित होता है कि जंतुओं का जो विकास है किससे हुआ है, कि समान पूर्वजों से हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत, याद करो भाई, सही एक ही क्वेश्चन हुआ है, एक क्वेश्चन था ये 5 नंबर में। 5 नंबर का क्वेश्चन या तो इससे आएगा या इससे पिछला पढ़ा है उससे आएगा, या उससे पिछला। बस 3 चैप्टर हैं, इस यूनिट से ही आता है, मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन। आगे इतनी बड़ी बड़ी यूनिट ही नहीं है, इसे याद करो जल्दी, ठीक है मुन्नी, ठीक है। कौन है, देखो जरा यहाँ आगे क्या हम, अब पहली बात समझो, ये 2 वर्ड हैं, एलील आवृत्ति, एलील फ्रीक्वेंसी किसे बोलते हैं, और समष्टि किसे बोलते हैं। समष्टि मतलब पॉपुलेशन, पॉपुलेशन तो पता, इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही, ठीक है। तो एक ही प्रजाति के जीवों का वह समूह जो एक निश्चित क्षेत्र में रहकर आपस में प्रजनन करते हो समष्टि कहलाते हैं। जैसे तुम हो, ठीक है। यार बस पॉपुलेशन नहीं पता क्या तुम्हें क्या हो रही, पॉपुलेशन पता ना। जैसे तुम रह रहे, तुम यहीं शादी कर रहे, फिर बच्चे पैदा कर रहे, एक क्षेत्र में ही रहकर, भारत में रहने मतलब ना, ठीक है। वही क्या हो, पॉपुलेशन हो, वही तो लिखा हुआ है इसमें यार, एक ही प्रजाति के। ये थोड़ा ही ना तुम कुत्तों से भी आ कर लोगे, एक ही प्रजाति के, ये देखो एक ही प्रजाति के जीव, ठीक है, एक ही प्रजाति के जीव होने चाहिए। जैसे तुम क्या हो, इंसान हो, एक ही प्रजाति है ना तुम्हारी, तो एक ही प्रजाति के जीवों का वह समूह, एक ही प्रजाति के जीवों का वह समूह जो एक निश्चित क्षेत्र में रहकर आपस में क्या कर सकता है, प्रजनन, ठीक है, करते हो, क्या कहलाती है, समष्टि, पॉपुलेशन कहलाती है, ठीक है। क्या करा, शादी करवानी क्या किसी और प्रजाति में, अच्छा ठीक है। ये देखो जरा, एलील आवृत्ति मतलब एलील फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। एलील फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, किसी समष्टि, समष्टि मतलब पॉपुलेशन, पॉपुलेशन समझ गए तो, किसी समष्टि में किसी विशेष जीन के किसी एलील की तथा कुल एलील के अनुपात को एलील आवृत्ति कहते हैं। अब इसे समझो आराम से, जैसे कि कोई जीन है, क्या है, जीन पता नहीं क्या हो, क्रोमोसोम पर उपस्थित हो, पढ़ा होगा किसी जमाने में ऐसे करके कुछ क्रोमोसोम था, इस पे क्या उपस्थित होते हैं, जीन, क्या होते हैं, जीन, और जीन के ही क्या होते हैं, एलील, क्या होते हैं जीन के, एलील। मानने की बात, कोई जीन क्या हो, जीन अपने अंदर आनुवंशिक सूचनाओं को क्या रखती है, इकट्ठा करके रखती है, ठीक है। और इकट्ठा किस में रहती है, डीएनए आरएनए में, ठीक है। वही तो एक जनरेशन से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, जैसे कि तुम्हारा रंग कैसा होगा, ठीक है, तुम्हारी क्या बोलते हैं,
त्वचा कैसी होगी, तुम्हारी हाइट कितनी होगी, ठीक है, ये सब कौन डिसाइड करेगा? तुम्हारी जीन के अंदर, तुम्हारी मम्मी पापा की जीन के अंदर जो भी सूचनाएं होंगी वो डिसाइड करेगा। तुम काले होगे, गोरे होंगे, ठीक है, लंबे होगे, नाटे होगे, ठीक है, वो कौन डिसाइड करेगा? जीन के अंदर जितनी भी सूचनाएं होंगी वो डिसाइड करता है, ठीक है भाई। तो अब जीन होती है, इसके अंदर क्या होते हैं? आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं, आनुवंशिक सूचनाएं, ठीक है। अब जीन की क्या होती हैं? एलील होती हैं। क्या होती है जीन की? एलील। क्या होती है? एलील। जैसे कोई जीन है, ये क्या है? ये कोई जीन, ऐसे समझ लो ये जीन है, इसकी 2 एलील हैं, एक तो है ए, एक है स्मॉल ए, ऐसे करके, एक कैपिटल ए है, एक क्या है? स्मॉल ए, ठीक है। ये क्या होगी? इसकी 2 एलील। अगर दोनों को मिला के बोलोगे तो जीन है, और अलग अलग बोलोगे तो क्या है? एलील। एक जीन की, इस जीन की कितनी एलील है? 2। ये वाली जो जीन है, ठीक है, सॉरी जी, ये वाली जो एलील है, ये वाली जो एलील है, ये किसके लिए जिम्मेदार है? मानने की बात, तुम्हारी ये जो जीन है ना, ये जीन है, ये तुम्हारे, इसमें पता कौन सा गुण है? इस जीन में पता कौन सा गुण है? तुम्हारी आंख का रंग कैसा है? आंख का रंग। इस जीन के पास, तुम्हारे शरीर में बहुत सारी जीन होगी ना, क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारी जीन होगी, मैं एक जीन की बात कर रहा हूँ, उस जीन के पास तो क्या गुण है? तुम्हारी आंख का रंग कैसा होगा? तुम्हारे मम्मी पापा से जो ये वाली जीन आएगी वो तुम्हारे अंदर डिसाइड करेगी कि तुम्हारी आंख का रंग कैसा होगा, ठीक है। ये जीन किसकी है? कौन सा गुण है इसके पास? आंख का रंग। ये डिसाइड करेगी, ये वाली जीन जब तुम्हारे अंदर आएगी तुम्हारी आंख का रंग कैसा होगा, ठीक है। इसके 2 एलील है, एक तो है कैपिटल ए, एक है स्मॉल ए। ये वाली जो एलील है, ठीक है, ये वाली जो एलील है, ये रेस्पॉन्सिबल है, ये किसके लिए उत्तरदायी है? तुम्हारी आंख के भूरे रंग के। किसके? भूरा रंग। तुम्हारी आंख का कैसे रंग के लिए? भूरे रंग के लिए। स्मॉल ए वाली जो जीन है, ये किसके लिए है? काले रंग के लिए। तुम्हारी आंख का कैसा रंग होना चाहिए? काला रंग होना चाहिए, ठीक है भाई। तुम्हें पता चल गया जीन के अंदर क्या होती है? कुछ सूचनाएं होती हैं, ठीक है। उसके बाद जीन की क्या होती है? एलील। एक एलील कैपिटल ए है, एक क्या है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? मानने की बात, ये जो जीन है, ये जो एलील है, ये है 120, कितनी है? और ये कितनी है? 80। टोटल एलील कितनी होगी? 200, ठीक है। अब मुझे क्या निकालनी? एलील फ्रीक्वेंसी, मतलब एलील आवृत्ति निकालनी। क्या निकालनी? यहाँ लिखा हुआ ना एलील आवृत्ति। अब एलील आवृत्ति होती क्या है? देखो, ये एलील है, मानने की बात, मुझे भूरे रंग वाली आंख कितनी होगी उसकी क्या निकालनी? एलील आवृत्ति निकालनी, एलील फ्रीक्वेंसी निकालनी, ठीक है भाई। तुम्हें समझ आ रहा है? ये जीन है, ये किसके लिए उत्तरदायी है? आंख के रंग के लिए। इसके पास कैसा गुण है इस जीन के पास कि तुम्हारी आंख का रंग कैसा होगा, ठीक है। उसकी कितनी है एलील है? 2। देखो जरा, ये जीन है, ध्यान से समझ लो ये टॉपिक। ये जीन है, क्या है? जीन। इसके पास कैसे गुण है? तुम्हारी आंख का रंग कैसा होगा, ठीक है। उसके बाद इसकी कितनी एलील है? एक कैपिटल ए है, एक स्मॉल है। एलील क्या हो? जीन का ही दूसरा नाम हो एलील, ठीक है। जीन का ही क्या हो? दूसरा नाम क्या हो? एलील। तो इस जीन की कितनी एलील है? एक ए, एक कैपिटल ए, एक स्मॉल है, ठीक है। मानने की बात, ये एलील है, ये कितनी एलील है? 120। ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल, किसके लिए उत्तरदायी है? तुम्हारा रंग भूरा होगा, तुम्हारी आंख का रंग। और ये स्मॉल ए वाली किसका है? तुम्हारी आंख का रंग कैसा होगा? काला। अब मुझे क्या निकालना? सही नहीं हुआ क्या? भाई यार, ये भी दिक्कत है क्या? खड़ी बंद है, अभी नहीं हुआ। अर्जुन का फोन आ रहा था, देखिए वीडियो कट गई थी। अच्छा, अभी तो रह रहा भाई थोड़ा। 2 पेज है। हाँ 2 पेज रहा है, एक ये, हाँ 2 रह रहे हैं। जल्दी समझाना, बड़ा स्पीड से समझ नहीं आया? समझ। तो अगर उन्होंने नहीं, इस एलील की क्या निकालनी? एलील आवृत्ति। क्या निकालनी? तो इसकी निकालनी ना, ए कैपिटल ए वाले की। तो कैपिटल ए, बड़ा वाला ए, ठीक है। तो इसकी क्या निकालनी? एलील
आवृत्ति। क्या निकालनी इसकी? एलील आवृत्ति। तो क्या करोगे तुम इसकी कैपिटल ए की एलील आवृत्ति निकालने के लिए 120 ऊपर रख दोगे, मतलब ये वाली आवृत्ति कहाँ रख दोगे, ये वाली एलील कहाँ रख दोगे, जितनी ये एलील है इसका नंबर कहाँ रख दोगे? ऊपर। और इसके कितने से भाग दोगे? टोटल से। ठीक है, इससे ये गया, इससे ये गया, 2 चिंग 12, 2 10, 10 से इसे उड़ा दो, पॉइंट कितनी आएगी? 6। तो इसकी कैपिटल ए वाले भूरे रंग की जो एलील आवृत्ति आई वो कितनी आई? 0.6। कितनी आई? 0.6। अगर इसकी निकालनी तो कितनी आएगी इसकी? 0.4। डायरेक्ट यार मैंने बता दिया यार, टोटल मिला के एक ही तो होगी। 0.6 उसकी है तो कितना बच गया? 0.4। ठीक है, 0.4 किसकी होगी? इसकी। तुम्हें समझ आया मैंने क्या किया? एलील फ्रीक्वेंसी, एलील आवृत्ति कैसे निकाली? जिस एलील की एलील आवृत्ति निकालनी होगी वो ऊपर रख दो और टोटल एलील क्या कर दो? उसके नीचे डिवाइड कर दो, एलील क्या आ जाएगी? आवृत्ति। उसे ही एलील आवृत्ति कहते हैं। अब देखो ये क्या कह रहा, किसी समष्टि में, किसी समष्टि मतलब किसी पॉपुलेशन में, किसी पॉपुलेशन में किसी विशेष जीन, कोई विशेष जीन मतलब वो किसी विशेष कार्य के लिए जीन है, मतलब अगर वो एक ही जीन है जो वो तुम्हारे अंदर तुम्हारी आँख के रंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है, या तुम्हारी बालों के रंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है, या तुम्हारी त्वचा के रंग के लिए उत्तरदायी है, ठीक है, उसका एक विशेष कार्य है, विशेष जीन है वो। तो यहाँ देखो, किसी समष्टि में किसी विशेष जीन के, किसी विशेष जीन के किसी एलील की, कोई विशेष जीन है, इसके पास कोई विशेष गुण है, उसके किसी एलील की, किसी एलील की, ये लिखा हुआ, किसी विशेष जीन के, किसी विशेष जीन के, कोई जीन है ना, तो किसी विशेष जीन के किसी एलील की, किसी एलील की मतलब कोई भी एलील, या तो ये ले लो या ले लो, ठीक है, किसी जीन के, किसी जीन के किसी एलील की तथा कुल एलीलों के अनुपात को क्या कहते हैं? एलील आवृत्ति। किसी जीन के किसी एक एलील की और उसके कुल एलीलों की जो अनुपात होगा उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे इसको? एलील आवृत्ति कहेंगे। किसी एक जीन की, ध्यान समझो जरा, किसी एक जीन की, किसी एक विशेष जीन की, ठीक है, हंस लो पहले हम, कोई एक जीन है, क्या है? कोई एक जीन, उसकी क्या है? कोई एक एलील, क्या है? कोई एलील, वो एलील और जो कुल एलीलों की क्या होगी? एलीलों की, ठीक है, क्या होगी? संख्या होगी, जो अनुपात होगा उसे क्या कहेंगे? एलील आवृत्ति। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। जीन की क्या होगी? एक एलील होगी और कुल क्या होंगे? एलील होंगे, उन दोनों का जो अनुपात होगा वही क्या कहलाएगा? एलील आवृत्ति। कोई दिक्कत? अब यहाँ समझो, देखो हार्डी संधु वाला ये वाला नियम, हार्डी वीनबर्ग का उल्लेख कीजिए। हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल है, हार्डी वीनबर्ग सिद्धांत है भाई, यहाँ हार्डी वीनबर्ग सिद्धांत, हार्डी संधु का सिद्धांत। बस अब ये समझ आया? ये सिर्फ एक डेफिनेशन थी और मैंने तुम्हें बहुत अच्छे उदाहरण देकर समझाया है। देखो जरा, हार्डी वीनबर्ग का उल्लेख, हार्डी वीनबर्ग यहाँ सिद्धांत है, ये प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, हार्डी वीनबर्ग सिद्धांत का उल्लेख कीजिए। 2023 में क्वेश्चन आया, हार्डी वीनबर्ग सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार लैंगिक प्रजनन पता ना, जो मनुष्य करता है लैंगिक प्रजनन, मतलब जिसमें क्या बनते हैं? शुक्राणु अंडाणु, मतलब युग्मक बनते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है, नर युग्मक बनेगा और मादा युग्मक बनेगा, वो लैंगिक प्रजनन कहलाता है। इस सिद्धांत के अनुसार लैंगिक प्रजनन करने वाली समष्टि मतलब पॉपुलेशन, ठीक है, समष्टि क्या हो गया? समष्टि की सभी पीढ़ियों में, सभी पीढ़ी मतलब जनरेशन में, ठीक है, समष्टि पॉपुलेशन की सभी पीढ़ियों में एलील आवृत्तियां तब तक, एलील आवृत्ति अभी समझाई, एलील आवृत्तियां तब तक निश्चित व स्थिर बनी रहती है, निश्चित व स्थिर बनी रहती है जब तक कि निम्न 5 परिस्थितियां बनी रहे। मतलब सिंपल है, एलील किससे बना है? जीन से। तो वो जो जीन होगी ना, जीन होगी पीढ़ी दर पीढ़ी, अगर वो मानने की बात, तुम्हारे पेरेंट्स के अंदर कोई जीन है, क्या है? तुम्हारी पेरेंट्स के अंदर कोई विशेष जीन है और उसका काम क्या है? तुम्हारी आँख का रंग देना, तुम्हारी आँख का रंग देना। वो तुम्हारे मम्मी पापा से कहाँ आई? तुम्हारे अंदर आई, ठीक है, तुम्हारे अंदर आई ना, ठीक है, तुम्हारे अंदर आई। तुम्हारी आँख कैसी हुई? मानने की बात, उस जीन का जो, उस जीन के पास जो गुण था वो तुम्हारी आँख का
रंग काला रंग देने के लिए रेस्पॉन्सिबल थी, वो काला रंग देने के लिए उत्तरदायी थी वो जीन, उसके पास वो गुण था, ठीक है। वो तुम्हारे अंदर आई, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आई, ठीक है। वो अलग जनरेशन होगी तुम्हारे मम्मी पापा, वो अलग पीढ़ी होगी, किस में आई, तुम्हारी पीढ़ी में आई, तुम अलग पीढ़ी होगी। फिर तुम्हारे बच्चे होंगे, ठीक है, उनकी उस पीढ़ी में जाएगी, वो एक अलग पीढ़ी होगी, उसमें भी जो जीन का काम होगा, वो जो जीन तुम्हारे मम्मी पापा से आई थी जिसमें तुम्हारी आँख को काला रंग दिया है, ठीक है, तो वो जब तुम्हारे मम्मी पापा के तुम्हारे बच्चों में जाएगी ना, तुम्हारे किस में जाएगी, बच्चों में जाएगी, तो वो तुम्हारे बच्चों में भी काला रंग ही देगी। कौन सा देगी, काला रंग ही देगी। मतलब जो एलील है, उस जीन की जो एलील है वो क्या है, स्थिर। तुम्हारे में अगर जो तुम्हारे मम्मी पापा से तुम्हारे अंदर आई, अगर वो काला रंग दे रही है वो एलील या वो जीन, ठीक है, तो काला रंग ही देगी वो तुम्हारे बच्चों की आंख में भी। मतलब वो क्या है, स्थिर है, वो जो गुण है स्थिर है। क्या है वो, और सिंपल सी बात कह रहा है, वो जो एलील आवृत्ति है, वही तो एलील से ही तो एलील आवृत्ति बनाओगे, तो जो एलील आवृत्ति रहेगी वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या रहेगी, समान रहेगी। यही हार्डी संधू का क्या था, सिद्धांत था। हार्डी वीनबर्ग है वो वैसे, ठीक है, हार्डी संधू के नाम से तुम्हें याद आ जाएगा ये, ठीक है। तो इस सिद्धांत के अनुसार लैंगिक प्रजनन करने वाली समष्टि मतलब पॉपुलेशन की सभी पीढ़ियों में एलील जो आवृत्ति होंगी, एलील आवृत्ति तब तक निश्चित व स्थिर बनी रहेगी जब तक कि निम्न 5 परिस्थितियां बनी रहे। देखो कब तक वो स्थिर बनी रहेंगी, अगर ये पांच परिस्थितियां कंटिन्यू है ना, तब तक बनी रहेगी, नहीं तो वो चेंज भी हो सकती है। नंबर 1, उत्परिवर्तन ना हो। क्या ना हो, उत्परिवर्तन का मतलब क्या है, तुम्हारे जीन में कुछ चेंज हो गया। जो ये जीन थी ना, क्या थी ये, जीन थी, ये क्रोमोसोम था, इसके ऊपर क्या होंगी, जीन होगी। क्या होंगी इसके ऊपर, जीन। तो इस जीन में अगर कुछ क्या कर दिया तुमने, चेंज कर दिया। क्या कर दिया, चेंज कर दिया, इस जीन में कुछ चेंज कर दिया, तो उसी तो उत्परिवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, उत्परिवर्तन बोलते हैं। इस जीन में कुछ भी क्या हो गया, कुछ भी परिवर्तन हो गया, कुछ भी चेंज हो गया, उसको क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन। अगर इस जीन में तुमने उत्परिवर्तन नहीं करा तो ये क्या कर रही थी, काला रंग बना रही थी तुम्हारी आँख का, तो वो काला रंग ही बनाएगी। लेकिन अगर जैसे ही तुमने इस जीन में क्या करा, कुछ भी चेंज करा, तो उसमें क्या हो जाएगा, उत्परिवर्तन। क्या हो जाएगा, उत्परिवर्तन। तो अगर इसमें उत्परिवर्तन हुआ तो रंग भी गड़बड़ा सकता है, काले की जगह ग्रे कलर आ सकता है, थोड़ा ग्रे ग्रे से आ सकता है, कुछ और हो सकता है, ठीक है। तो वो यही कहना चाह रहा है कि उत्परिवर्तन ना हो। अगर उत्परिवर्तन ना हो तो एलील जो आवृत्ति होंगी वो क्या रहेंगी, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या रहेंगी, समान रहेगी। कोई दिक्कत, एग्जाम्पल दे के भी समझा दिया यार तुम्हें मैंने। उत्परिवर्तन ना हो मतलब नो म्यूटेशन, म्यूटेशन बोलते हैं ना इसको, उत्परिवर्तन को इंग्लिश में बोलते हैं म्यूटेशन। नो म्यूटेशन मतलब उत्परिवर्तन ना हो, अर्थात एलील में कोई आनुवंशिक बदलाव ना हो। जो मैंने बताया अभी, जो एलील थी ना, जीन की जो एलील होंगी उनमें कोई बदलाव ना हो, तो एलील जो आवृत्ति होंगी पीढ़ी दर पीढ़ी क्या रहेंगी, बनी रहेंगी, ठीक है भाई। उसके बाद जीन परवाह ना हो, नो जीन फ्लो, एलील का समष्टि से बाहर जाना। कोई एलील है, ये एलील थी, ये एलील थी, अब इसका एग्जांपल बताऊंगा, देखो तुम्हें। ये एलील, ये जीन थी, यहाँ क्या थी, ये जीन, इसकी एक एलील ये थी कैपिटल ए वाली, ठीक है, इसकी एक एलील क्या थी, ये थी स्मॉल ए वाली, ठीक है। तो एलील का समष्टि से बाहर जाना या बाहर से एलील का समष्टि के अंदर आना। एक पॉपुलेशन से एलील जो है, एक पॉपुलेशन से कहाँ जा रही, दूसरी पॉपुलेशन में जा रही, या किसी दूसरी पॉपुलेशन से कहाँ आ रही, इस पॉपुलेशन में आ रही, ठीक है। परवाह, जीन एलील का समष्टि से बाहर जाना या बाहर से एलील का समष्टि में अंदर आना क्या कहलाता है, उसको जीन प्रवाह कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, जीन प्रवाह। या पानी का फ्लो होना, सिंपल सी बात है, पानी आना या जाना, वही तो पानी का फ्लो हो गया, पानी का प्रवाह हो गया। ऐसे ही जीन का आना और जीन का जाना, और जीन आएंगे जाएंगे कहाँ से, समष्टि से, दूसरी पॉपुलेशन से, ठीक है। कहाँ से आएंगे, दूसरी पॉपुलेशन से, ठीक है। तो एलील आवृत्ति क्या बनी रहेंगी, स्थिर, उनके लिए जीन प्रवाह नहीं होना चाहिए। अगर जीन ना बाहर से आए, दूसरी पॉपुलेशन से जीन नहीं आए, ठीक है, और तुम दूसरी पॉपुलेशन में तुम्हारे अंदर से भी जीन नहीं गए, तो क्या होगा, जैसी पॉपुलेशन थी ऐसी की ऐसी ही बनी रहेगी। और मतलब क्या होगा, तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, जीन में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, एलील में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो क्या होगी, जीन की जो वो एलील फ्रीक्वेंसी होगी, एलील आवृत्ति रहेगी, वो क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। सिंपल है ना, एलील की आवृत्ति रहेगी, क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। तो पहली बात तो क्या, उत्परिवर्तन नहीं होना चाहिए जीन में। दूसरा, जीन का क्या नहीं होना चाहिए, फ्लो, जीन का प्रवाह नहीं होना चाहिए, मतलब जीन इधर उधर, एलील इधर उधर नहीं जानी चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में ताज़ा ताज़ा आया था, ऊपर लिखा ये। नंबर 3, संयोगिक मैथुन, रैंडम मैटिंग। रैंडम मैटिंग का मतलब है
अगर किसी और पॉपुलेशन में जाके क्या हो रही है, मैटिंग हो रही है, संभोग हो रहा है, तो उसको रैंडम मैटिंग बोलते हैं। एलील आवृत्तियाँ स्थिर बनी रहने के लिए जीव संयोगिक मैथुन ना करे। ठीक है, अगर किसी और दूसरी पॉपुलेशन में जाके तुम रिश्ते बना रहे हो, ठीक है, मैथुन कर रहे हो, तो क्या होगा, तुम्हारे अंदर की जो जीन होगी वो दूसरी पॉपुलेशन में पहुंच जाएगी। तो रैंडम मैटिंग से बचना चाहिए अगर तुम्हें क्या रखना है, एलील जो आवृत्तियाँ हैं वो क्या रखनी है, स्थिर रखनी है। ठीक है। नंबर 4, आनुवंशिक अपवाह या जेनेटिक ड्रिफ्ट। आनुवंशिक अपवाह मतलब प्रवाह, आनुवंशिक प्रवाह या इसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट ना हो, इससे बचना चाहिए। एलील आवृत्ति स्थिर हेतु आवश्यक है। एलील आवृत्ति तुम्हें स्थिर ही रखनी है, तो एलील आवृत्ति स्थिर हेतु कि एलील आवृत्तियाँ में अचानक से परिवर्तन ना हो। क्या नहीं होना चाहिए, एलील आवृत्तियों में अचानक से परिवर्तन ना होना चाहिए। अगर अचानक से परिवर्तन हो रहा है तो उसी को क्या बोलते हैं, आनुवंशिक अपवाह। आनुवंशिक अपवाह, जेनेटिक ड्रिफ्ट, क्या बोलते हैं उसको, जेनेटिक ड्रिफ्ट। नंबर 5, चयन ना हो, नो सिलेक्शन, प्रकृति वर्ण नेचुरल सिलेक्शन। कल पढ़ाया था मैंने प्रकृति वाला एक सिद्धांत, नेचुरल सिलेक्शन वाला, डार्विन का, याद है ना, वो ही नहीं आता था मैं। प्रकृति वर्ण नहीं हो यानी किसी भी एलील या जीनोटाइप को फायदा या नुकसान नहीं होना चाहिए, नहीं मिल रहा हो। जैसे क्या ये क्रोमोसोम है, क्या है ये क्रोमोसोम, इसके ऊपर क्या होगी, जीन, इस जीन के अंदर क्या होगा, कुछ बेस पेयर होंगे, A T है ना, G C, तो इसको जीनोटाइप बोलेंगे। इसके जीन के अंदर जो भी कुछ होगा इसमें क्या नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो क्या रहेगी, जो आपकी एलील आवृत्ति है वो क्या बनी रहेगी, समान। ठीक है। अब उसके बाद आनुवंशिक संतुलन, क्या है क्वेश्चन, आनुवंशिक संतुलन या साम्य किसे कहते हैं, जेनेटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, आनुवंशिक संतुलन या साम्य किसे कहते हैं, हार्डी विनवर्ग के साम्य को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखो। यही है जो मैंने ऊपर पढ़ाई ना 5, वही लिखे हुए यहाँ। जीन प्रवाह, आनुवंशिक ड्रिफ्ट अभी बताया, आनुवंशिक ड्रिफ्ट, उत्परिवर्तन बताया, आनुवंशिक पुनर्संयोजन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और प्राकृतिक चयन, ये भी अभी बताया। ठीक है, ये 5 के 5 क्या है, हार्डी विनवर्ग का जो सिद्धांत है उसको क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। अगर ये चीज़ आपने 5 क्या रख दी, स्थिर रख दी, तो तुम्हारी जो एलील आवृत्ति है उसमें क्या भी कुछ नहीं होने का, चेंज नहीं होने का। ठीक है। अगले वाला, मानव का विकास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ से मेरे हिसाब से इस बार 2026 में लिख के ले लो, पक्का क्वेश्चन आएगा यहाँ से, पक्का कुछ ना कुछ जरूर क्वेश्चन आएगा। मानव के विकास से बहुत साल हो गए क्वेश्चन नहीं आया। मानव का विकास कैसे हुआ, मतलब तुम कैसे बने, तुम्हारे पूर्वज कौन थे, चिंपैंजी, बंदर क्या थे। ठीक है, देखो जरा, मानव का उद्भव व विकास 15 मिलियन पहले, 15 मिलियन वर्ष पूर्व, 15 मिलियन वर्ष पूर्व, 15 मिलियन मतलब लगभग 1.5 करोड़ साल पहले। कितने, 1.5 करोड़ साल पहले ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस नामक नर मानव विद्यमान थे। कितने साल पहले, तो सबसे पहले जो मानव जैसे जो प्राणी बने थे उनका नाम क्या था, ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस। क्या था, ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस। कितने साल पहले थे, 1.5 करोड़ साल पहले। कितने, 1.5 करोड़ साल पहले, 150 नहीं, 1.5 करोड़ साल पहले। ठीक है, कौन कौन से थे, ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस। ठीक है भाई। उसके बाद कौन आया, ये जो ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस थे ना, इनके ऊपर देखो क्या था, इन लोगों के शरीर पर भरपूर बाल थे तथा गोरिल्ला एवं चिंपैंजी जैसे चलते थे। किसके जैसे चलते थे, गोरिल्ला और चिंपैंजी। गोरिल्ला तो देखा होगा, और चिंपैंजी भी। गोरिल्ला और किसकी तरह चलते थे, चिंपैंजी की तरह चलते थे। रामापिथिकस जो था, 2 बताया अभी मैंने नाम, एक ड्रायोपिथिकस है, रामापिथिकस। इनके शरीर के ऊपर क्या थे, बाल थे। चिंपैंजी और गोरिल्ला की तरह चलते थे। जो रामापिथिकस था, रामापिथिकस अधिक मनुष्य जैसा था। जो रामापिथिकस था वो थे हमारे पूर्वज। ठीक है, वो था मनुष्य जैसा। ठीक है, और जबकि जो ड्रायोपिथिकस था वो वनमानस, एप जैसा था, एप, वनमानस। ठीक है, दिखाऊंगा यार, तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा। क्या दिखाऊं बताओ, चिंपैंजी, रुक जाओ पहले, इसमें 2 चीज दिखाता हूं तुम्हें।
गोरिल्ला और चिंपैंजी है ना, गोरिल्ला चिंपैंजी। रामापिथिकस नहीं मिलने का अब, 1.5 करोड़ साल पहले था वो, उसके तो अवशेष मिले बस। क्या दिखाना था तुम्हें? चिंपैंजी, चिंपैंजी, ये रहा चिंपैंजी। ठीक है, ये क्या है? चिंपैंजी। क्या हो गया? गोरिल्ला, ये लिखा हुआ दोबारा। चलो गोरिल्ला दिखाता हूँ अभी, चिंपैंजी पे देख लिया। अच्छा ये आ रहा। नो, चिंपैंजी एंड गोरिल्ला आर नॉट द सेम। ठीक है, एक जैसे नहीं है ये। यार इसका गोरिल्ला का फोटो चाहिए मुझे। चिंपैंजी अलग हो भाई, गोरिल्ला अलग हो। ठीक है, क्या हो रहा? गोरिल्ला, गोरिल्ले में भी ये आ रही क्या इमेज? उसमें अलग आई थी ना, वो अलग था। वाओ वाओ, लुक एट दिस। पेट देखो इसका, इसकी खोपड़ी देख लो, ये देखो मुंह इसका। ठीक है, पता चल गया गोरिल्ला और चिंपैंजी क्या थे? एप, एप रह गया है, एप। प्राइमेट, एप्स कुछ ऐसे थे भाई, देख लो, थोड़े सोने हैं। यही तो तुम्हारे पूर्वज एप। ये देख, खुशी का दादा। बस का जू और ही देख तो लो। ये देखो निशान जू के, खा रखा बेचारे को। वाओ, भूरी भूरी आंख। खड़ा होना सीख गए हो। ठीक है, अब देख लो आगे, दो आगे ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस। ठीक है, उसके बाद आया ऑस्ट्रेलोपिथिकस। क्या आया? एक ट्रिक बताऊंगा तुम्हें, याद कैसे करना है। याद नहीं होते नहीं तो ये ट्रिक बताऊंगा कैसे याद होते हैं। ठीक है, सबसे पहले कौन आया? ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस। उसके बाद कौन आया? ऑस्ट्रेलोपिथिकस। ऑस्ट्रेलोपिथिकस को बोलते थे आदिमानव। क्या बोलते थे? ये 2 मिलियन वर्ष पूर्व था। कितना? 2 मिलियन वर्ष पूर्व, मतलब 20 लाख साल पहले। कितना? 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं ना, तो 20 लाख साल पहले मिला था ये। ठीक है, तो इसके ये ऑस्ट्रेलोपिथिकस कैसा था? ये कहाँ मिला था? पूर्वी अफ्रीका। कहाँ मिला था? अफ्रीका महाद्वीप। सुना नाम? अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। हम एशिया महाद्वीप में रहते हैं। ठीक है, अफ्रीका दूसरा। तो ये पूर्वी अफ्रीका में घास के मैदानों में रहते थे। आदिमानव घास के मैदान में रहते थे अफ्रीका में। ये पत्थरों के हथियार से, ये तो तुम्हें पता ही, पत्थरों के हथियार बनाते, शिकार करते थे। लेकिन ये शिकार जरूर करते थे, लेकिन ये पहले पता क्या खाते थे? फल। शिकार जरूर करते थे स्टार्टिंग में, इन्होंने मांस खाना बाद में सीखा। पहले क्या खाते थे? फल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ से इंपॉर्टेंट है 4 नाम इंपॉर्टेंट है। होमो हैबिलस, हैबिलिस, होमो हैबिलिस। क्या? होमो आदि मानव ही आगे चलकर, ये ऑस्ट्रेलोपिथिकस था जो आदि मानव ही आगे चलकर क्या बना? होमो हैबिलिस बना। ये पहले मानव के रूप में विकसित हुए। पहले मानव कौन थे भाई? होमो हैबिलिस। पहले मानव के रूप में कौन विकसित हुए? होमो हैबिलिस। ठीक है, इनकी दिमागी क्षमता कितनी थी? 650 से 800 सीसी के बीच की थी।
ये मांस नहीं खाते थे, ये मांस ही नहीं खाते थे, होमो हेबिलिस क्या नहीं खाते थे, मांस नहीं खाते थे। और इनकी दिमाग की जो क्षमता थी 650 से 800 सीसी। इसका मतलब क्या है, दिमाग की क्षमता 650 से 800 सीसी, मतलब क्या है इसका, दिमाग की क्षमता 650 से 800 सीसी, इसका मतलब क्या है पता, सीसी मतलब पता क्या है, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ये यार सेंटीमीटर का क्यूब, जैसे मीटर का क्यूब हो ऐसे ही सेंटीमीटर का क्यूब। तुम्हारी जैसे कोई ये बक्सा है, कोई बक्सा है, क्या है कोई बक्सा, उस बक्से को, उस बक्से के अंदर कितनी खाली जगह है उसको किस में नापते हो तुम, आयतन में। किस में नापते हो, आयतन में। और आयतन की जो यूनिट होती है वो क्यूब लगाते हो तुम, ऐसे लगाते हो क्यूब, ठीक है। इकाई जो होती है आयतन की क्या लगाते हो, उसका क्यूब लगाते हो। तो तुम्हारा जो ये था ना होमो हेबिलिस था, जो होमो हेबिलिस, इसकी जो खोपड़ी थी ना, ठीक है, क्या थी इसकी खोपड़ी थी जो इसकी, ठीक है। तो इसकी जो खोपड़ी थी उसके अंदर जो खाली जगह थी वो कितनी थी, 650 से 800 सेंटीमीटर क्यूब, कितनी थी उसके अंदर खाली जगह। मतलब सिंपल कह सकते हो, जो खोपड़ी थी होमो हेबिलिस की, ठीक है, जो खोपड़ी थी वो होमो हेबिलिस की, तो उसके अंदर कितना आयतन था, 650 से 800 सीसी, मतलब उसके अंदर इतनी खाली जगह थी और इतना ही दिमाग आ सकता था बस, ठीक है। तो पहला जो दिमाग था वो छोटा था थोड़ा, ठीक है। उसके बाद जैसे आगे आए होमो इरेक्टस, क्या आया, होमो इरेक्टस। ये ऐसे ही याद होने चाहिए कि ये कौन इसमें से मांस खाता था, किसने हथियार बनाए थे, किसमें क्या था, किसकी सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या इसमें, ये ब्रेन की कैपेसिटी डायरेक्ट उसमें आती है, चार वो दे देगा तुम्हें, ठीक है, 2 नंबर में आ जाएगी, मिलान करने को आ जाएगी। इधर लिखा होगा, इनके नाम लिखोगे, होमो इरेक्टस, होमो हेबिलस, होमो सेपियंस, निएंडरथल, इधर नाम लिखे होंगे। इधर उनकी ब्रेन की कैपेसिटी लिखी होगी 650, 1400, 1350, 1450, ऐसे लिखी होगी। तुम्हें मिलान करना होगा किसकी कितनी है, किसकी कितनी है, किसकी कितनी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें से, ठीक है भाई, नीट में तो आ भी रखा है, ठीक है। तो होमो हेबिलस, इसकी दिमागी क्षमता कितनी है, 650 से 800 सीसी। उसके बाद क्या आता है, होमो इरेक्टस, ठीक है, होमो इरेक्टस, ये 1.5 मिलियन, कितना, लगभग कितना बैठ गए, 10 और 5 15 लाख, 1.5 लाख नहीं है यो, 1.5 मिलियन है यो, मतलब 15 लाख साल पहले, कितने, 15 लाख साल पहले विकसित हुए। ये क्या खाते थे, मांस। तो सबसे पहले मांस किसने खाया, होमो इरेक्टस ने। इनके मस्तिष्क की जो क्षमता थी कितनी थी, तो इनकी जो ब्रेन का जो कैपेसिटी थी वो क्या होगी, थोड़ी बढ़ गई। इनकी खोपड़ी का जो साइज होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ गया, कितना बन गया, 900 सीसी। इन्हें जावा मैन भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट, जावा मैन किसे कहा जाता है, होमो इरेक्टस को, ठीक है। और ये सीधे खड़े होके चलते थे, इरेक्ट मतलब खड़ा होना, इरेक्ट मतलब क्या हो, खड़ा होना। तो होमो इरेक्टस ऐसे चलते थे सीधे खड़े होके, इन्होंने सीधे खड़े होके चलना सीख लिया था होमो इरेक्टस ने, ठीक है भाई। उसके बाद क्या आ गया, निएंडरथल, क्या आ गया, निएंडरथल, निएंडरथल, निएंडर है ये, निएंडरथल, निएंडरथल, निएंडरथल। ये 1 लाख से 40,000 वर्ष पूर्वी एवं मध्य एशिया, जो एशिया हम जिसमें रहते हैं, पूर्वी और मध्य एशिया में रहते थे। इनके मस्तिष्क की जो क्षमता थी कितनी थी, 1400 सीसी, कितनी थी, 1400 सीसी थी, बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इनके जो खोपड़ी का साइज था वो क्या हो गया, बढ़ गया। अब उसके अंदर की जो खाली जगह है वो क्या होगी, बढ़ गई। इसका मतलब उसमें क्या आ सकता है, बड़ा दिमाग आ सकता है, ठीक है। तो ये अपने शरीर को बचाने के लिए खाल का प्रयोग करते थे, मतलब ये अपने शरीर को ढकने के लिए ना, सिंपल से समझ लो, ये वस्त्र जो बनाते थे किसके बनाते थे, खाल के बने हुए वस्त्र पहनते थे, किसके, खाल के बने हुए वस्त्र पहनते थे निएंडरथल। ये अपने मृतकों को जमीन में गाड़ते थे, चाहे वो किसी भी जाति का है। वो क्या करते थे, वो जाति तो बाद में ही बनी होगी, पहले थोड़ा ही ना बन गई होगी। वो क्या करते थे, जो उनका मर गया उसको किस में गाड़ते थे, ज़मीन में। और अपने शरीर को ठंड वगैरह से बचाने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षा करने के लिए अपनी स्किन की कैसे कपड़े पहनते थे, खाल के बने, खाल पहनते थे वो, ठीक है। उसके बाद होमो सेपियंस, जो तुम हो आज, जो क्या हो, तुम हो आज, मानव, होमो सेपियंस जो तुम हो आज, ये कब विकसित हुए, ये अफ्रीका में विकसित हुए थे और धीरे धीरे अन्य महाद्वीप में फैल गए, ठीक है। ये इनका विकास कब हुआ, 75,000 से 10,000 साल पहले, ज़्यादा नहीं, 75,000 से 10,000 साल पहले तुम बने होंगे, ठीक है। इनकी मस्तिष्क की क्षमता थोड़ी कम थी, निएंडरथल से थोड़ी कम थी। निएंडरथल की कितनी थी, 1400 सीसी, और इसकी कितनी है, 1350। इनके बीच में एक और मानव आया था, उसको बोलते हैं क्रोमैग्नियन
क्रोमैग्नीन मानव, क्या बोलते हैं, क्रोमैग्नीन मानव, ठीक है, उसकी सबसे ज़्यादा थी, 1650 थी उसकी, कितनी, 1650 सीसी, सबसे वो था वो विकसित उसकी जो ये थी मस्तिष्क। तो तुम्हारी कितनी है, तुम याद रखो 1350 सीसी, कितनी है। और इसमें एक दो बस ये पॉइंट याद रखो, जो आजकल ये गुफा और चित्र थे ना, जो गुफा और चित्र बनने शुरू हुए थे कितने साल पहले बने थे, 18,000 वर्ष पहले गुफा चित्र की रचना हुई, ठीक है। और 10,000 साल पहले तुमने क्या सीखा है, कृषि, मतलब फसल वगैरह उगाना सीखा। मतलब कृषि कब आई, कृषि कितने वर्ष पहले आई, बस 10,000 साल पहले। अब इनको याद कैसे रखना है, शॉर्ट ट्रिक बताऊं, डॉक्टर कैसे रखना, डॉक्टर स्नेहा, क्या नाम याद रखना, डॉक्टर स्नेहा, ठीक है। डी मतलब ड्रायोपिथिकस, सबसे शुरू में कौन आया, ड्रायोपिथिकस, फिर कौन आया, रामापिथिकस। डी से ड्रायोपिथिकस, आर से रामापिथिकस, फिर उसके बाद कौन आया, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, कौन आया उसके बाद। बस इसको एक चीज याद रखना तुम इसमें, एक चीज याद रखनी है तुम्हें इसमें, उल्टा पढ़ना बस इसको इधर से तो पढ़ लिया तुमने, ये इधर से पढ़ लिया, इधर से ऐसे चलोगे सीधा, ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस, फिर आना है ऐसे, बस पहले कौन आएगा, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, फिर कौन आएगा, होमो हेबिलस, इसके बाद तो होमो लगाना तुम्हें, ठीक है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बाद कौन आएगा, होमो हेबिलस, फिर कौन आएगा, होमो इरेक्टस, फिर कौन आएगा, निएंडरथल, और फिर कौन आएगा, होमो सेपियन। हो गया यार, बस डी से ड्रायोपिथिकस, आर से, फिर ऐसे पढ़ो स्नेहा को, ए से ऑस्ट्रेलोपिथिकस, एच से होमो हैबिलस, ई से होमो इरेक्टस, एन से निएंडरथल, और एस से होमो सेपियन, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। अब तुम्हें होमवर्क, कल के लिए होमवर्क, कल को तो यहीं हूँ मैं, बता दूंगा तुम्हें, मैसेज कर दूंगा कि तुम्हें आना होगा या नहीं, कल को मैं यहीं हूँ ना, मैं सोच रहा एक क्लास ले लूँ, एक चैप्टर एक दिन में निपटा के ख़त्म, है नहीं। तुम्हें कल को करना क्या है, सबसे पहले तो इस चैप्टर के नोट्स बनाने, किसके, पिछला चाहे किसी का छूट रहा नहीं छूट रहा, पहले इस चैप्टर के क्या बनाने तुम्हें, नोट्स। और जितना मैंने 2 दिन में पढ़ा दिया वो तुम्हें क्या करना, याद। अब देख लो तुम दोनों बाद में, तू तो शुरू से पढ़ रही, तुम्हें क्या करना, बायो में क्या करना, पहले तो इस चैप्टर के बना लिए नोट्स, ठीक है। उसके बाद जो मैंने इस यूनिट के पिछले 2 चैप्टर पढ़ाए उनकी 4 क्लास है, कितनी क्लास है, 4, एक क्लास डेली देखो उनकी, कितनी, एक क्लास, और पीडीएफ इसमें आ रखी है हर क्लास की, एक क्लास देखी, उसकी पीडीएफ के, पहली पीडीएफ के नोट्स बनाए, और फिर क्या करा, उनको याद करा। बस तुम्हारे इस हफ्ते का यही काम है, दोनों के दोनों जो चैप्टर है इससे पिछले वाले जो मैंने पढ़ा रखे हैं, 4 क्लास है, वो देखनी है तुम्हें बस, ठीक है। उसके अलावा और कुछ नहीं करना, वही याद करनी तुम्हें बार बार, उसकी पीडीएफ भी दे रखी मैंने, ठीक है भाई। और तुम्हारा कल का काम सुन लिया ना, मुझे कोई मतलब नहीं है, फाइल बनाओ, कुछ ही करो, मंडे कुछ नहीं चलता यहाँ।